नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। आज अपने आरआरबी टेक्नीशियन उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। आज का पहला प्रश्न है, यदि x बराबर 3√2 हो तो 3x² + 2x - 4 का मान बताओ। x बराबर दे रखा है 3 - तो ये इसमें पुट कर दो। जो 3x² + 2x - 4 है, इसमें पुट कर देते हैं ये मान। 3 - √2x² + 2 x का मान रखो 3 - √2 - 4। अब ये 3 का 3 लिखेंगे। a - b की होल स्क्वायर आपको पता है a² - b² + 2ab। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस और ये हो जाएगा 6√2 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 2√2 - 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे अपने। 11 × 3 33 माइनस 3 × 6 18 √2 प्लस 6 माइनस 2√2 - 4। 33 6 39 माइनस 4 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 35 और माइनस 18√2 प्लस माइनस 2√2 कितने हो गए -20√2। ये अपना उत्तर है। इसका उत्तर होगा -35 - 20√2। उत्तर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है अपना, एक फर्म में 70% कर्मचारी है, 30% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का विकल्प चुनते हैं। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब पुरुष है वो 70% मतलब 7 है, और महिला वो कितनी है 3। 70% पुरुष हो गया, 3 महिला होगी 30%। अब ये कहता है 30% पुरुष है ना, वो स्वैच्छिक ले रहे हैं अपना निवृत्त हो रहे हैं, तो मतलब 30% हो रहे हैं तो पीछे कितने 70% बच गए। महिला 20% हो रही है, पीछे कितने 80%। अपने बेस मान लेते हैं 70%। अपने को पूछा ना कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। 70% तो कर्मचारी है, प्लस इन दोनों का गैप कितना है 10। 10 × 3 30, और ये टोटल कितने कर्मचारी हैं 10 बटे में 10। 0 से 0 कट, 70 + 3 73%। ये अपना उत्तर है, मतलब इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, एक बस सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है और दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचती है। एक और बस सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है और शाम 3 बजे आगरा पहुंचती है। वह किस समय मिलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें ना चाल दी होती है ना कोई समय, कुछ भी नहीं दिया होता। तो इसमें अपने क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आगरा, यहाँ लिखेंगे दिल्ली। ठीक है, ये सुबह 8 बजे बस चलती है, सॉरी 5 बजे, 5 बजे चलती है और यहाँ 12 बजे पहुँचती है। इन दोनों के बीच का समय लगा 7 घंटा। फिर एक बस दिल्ली से चलती है 8 बजे, जो पहुँचती है 3 बजे आगरा। यहाँ पे भी समय लग रहा है सेम 7 घंटे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 यूनिट अपने मान लेते हैं, 7 यूनिट मान लिया। ठीक है, अब समय दे दिया, यूनिट दे दिया। अब चाल 1 घंटे में 1 यूनिट, एक चाल होगी अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सापेक्ष चाल का नियम लगेगा। सापेक्ष
चाल का नियम। सापेक्ष चाल का नियम क्या कहता है कि दोनों बस रवाना होने का टाइम समान होना चाहिए। अब आप ये कह रहे हो कि भाई ये बस तो 8 बजे चली सुबह, तो ये 5 बजे चली है, तो इसको अपने 3 यूनिट आगे और चला देते हैं, मतलब 8 बजे तक। 8 बजे तक चला दिया इस बस को, ठीक है। तो 3 यूनिट यहाँ चला दिया तो बचे कितने, 4 यूनिट। तो यहाँ बीच का डिस्टेंस कितना, 4 यूनिट हमने चला दिया। 4 डिस्टेंस रहेगी, 2 यूनिट टोटल। तो 2 घंटे बाद ये बस ना दोनों मिलेगी, मतलब 8 बजे रवाना हुई तो 2 घंटे बाद 10 बजे ये बस मिलेगी। अगला प्रश्न है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी, मतलब पहले 1 था, उसका आधा हुआ, फिर उसके आधा, फिर उसका आधा, मतलब ये श्रेणी तो हो गई गुणोत्तर, ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला होता है कि A/1 माइनस R। यहाँ पे A कितना है, 1, R कितना है, हर चीज़ का आधा होता है ना, 1 का आधा हुआ, फिर 1/2 का आधा हो गया, तो यहाँ पे 1/2, ठीक है। यहाँ पे मान रख देंगे, A का मान 1 माइनस R का मान 1/2, फिर 1 एलसीएम लिया 2, फिर 2 माइनस 1, ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे कितना बचा 1, तो इसका उत्तर हुआ 2। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, मतलब ट्राइंगुलर। एक मैं तो ऐसे निकालता हूँ कि भाई 1 होता ही है, दूसरी संख्या निकालने इसमें 2 जोड़ दो, तीसरी संख्या मतलब इसमें 3 जोड़ दो, चौथी इसमें 4 जोड़ दो, पांचवी 5 जोड़ दो, छठी संख्या निकालनी है तो 6 जोड़ दो। अब देखो इसमें 15 है, बिल्कुल है जी, 3 है, बिल्कुल है, 10 है, बिल्कुल है, नहीं है 5, तो अपना राइट आंसर हुआ D 5। अब आप ये पूछोगे सर ये आपने कैसे निकाला, तो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है कि TN बराबर n+1/2। अब अपनी आप बोल देते हैं कि 6th नंबर की ट्राइंगुलर नंबर बताओ, ठीक है। क्या करना है, n की जगह 6 रखना है ना, कि 6 इंटू 6 1 7/2, 6 इंटू 7 42/2, काटेंगे तो कितना है 21। अपना 6th नंबर ट्राइंगुलर नंबर कितना है 21। ऐसे 7 या 8 जैसे पूछ ले तो ये फॉर्मूला अपने को याद करना है, n+1/2। अगला प्रश्न है अपना निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। पहला दिया हुआ है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, दूसरी स्कीम है 5 खरीदे 6 पाए, और तीसरी स्कीम है 5%, 10% और 5% की दोनों क्रमिक छूट। अब ग्राहक क्या पाता है कि छूट, डिस्काउंट दो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं डिस्काउंट वाले, परसेंटेज। आप यही सोच रहे होंगे बहुत अच्छी क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हुआ देखो, 5 खरीदा 3 मुफ्त पाया, कि 3 तो मुफ्त पाए, कितने पे, टोटल 8 पे, 5 3 8। यहाँ के 5 खरीदे 6 पाए, मतलब एक ही तो मुफ्त मिला ना, 5 तो अपने खरीदा है, एक मुफ्त मिला, कितने 6 पे। अब ये कह रहा 5%, 10% और 5 की क्रमिक छूट, मतलब 10 + 5 ये दोनों अपने हो गए, माइनस 10 इंटू 5/100। इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 14.5%।
1/6 कितना होता है? 16.66%। 3/8 कितना होता है? 37.5%। अब ग्राहक के लिए स्कीम कौन सी अच्छी हुई? 1 नंबर ही हुई ना, इसमें 37.5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा बी सही। 37.5% उसको डिस्काउंट मिल रहा है। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के अंदर निर्मित वर्ग और समषटकोण के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये कह रहा है कोई वृत्त है, जैसे अपने वृत्त बनाया, इसके अंदर निर्मित वर्ग है, वर्ग बना लिया, इसकी भुजा होगी ये ए मान लो। अब इस पे विकर्ण खींचते हैं, जो विकर्ण है वो √2a है। अब इस वृत्त के अंदर नियमित वृत्त का व्यास क्या हुआ? √2a बराबर 2r। फिर आगे क्या कह रहा है? समषटकोण बनाना है किसी वृत्त के अंदर। समषटकोण आपको पता है कितनी भुजाओं से मिलकर बनाता है? 2, 3, 4, 5। ये समषटकोण, इसके विकर्ण खींच देते हैं अपने। अब इसके भुजा अपने लेते हैं कि भाई, कि इसमें ये कह रहा है कि किसी वृत्त के अंदर निर्मित वृत्त का, अब ये वृत्त का क्षेत्रफल हुआ कि 2√r² अनुपात समषटकोण का क्षेत्रफल हो गया 6 × √3r²/4। यहाँ पे भुजा ए मानी थी, यहाँ भुजा ए आर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, रूट हट जाएगा, स्क्वायर है ना, 2, ये आर का r², ये 6 है, इसको अपने लिख सकते हैं कि भाई 6 है तो ये √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3, ये आर का r²/4, तो आर से r² कट, ठीक है। तो ये 6 है तो ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3√3r², तो यहाँ नीचे कितना है 2, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 अनुपात 3√3। तो अपना उत्तर कौन सा हुआ? ए, 3√3। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 3x² - ax + 6 बराबर ax² + 2x + 2 का सिर्फ एक ही पुनरावर्त मूल हो तो a का धनात्मक मान क्या होगा? तो पुनरावर्त मूल ये पूछा है, तो d बराबर क्या होगा? 0, ठीक है। ये समीकरण इधर ले आते हैं, ठीक है। 3 - a, x रखेंगे अपने बाद, x², फिर क्या है यहाँ पे, ये माइनस है ये प्लस है, तो अपने माइनस बाहर रखते हैं, तो a + 2, x बाहर रखेंगे, प्लस 6, ये इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो d बराबर 0 है, a + 2 का स्क्वायर माइनस 4 - 3 कोष्टक में 4 बराबर 0, ठीक है। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर a + b की होल स्क्वायर, a² + 4a + 4 माइनस, ये हो गया 16, 16 × 48 प्लस 4 और 16, 16a बराबर 0। अब इसको पूरी समीकरण को सॉल्व करेंगे, a², ठीक है, तो 4 + 16 + 20a और 4, और ये माइनस का 48 है तो 44,
अब 44 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ घटाने पर 44 हो जाए, तो गुणा करने पर 44 -22 और प्लस के 2। तो अपने क्या पूछा है, एक का धनात्मक मान, तो एक का धनात्मक मान हो गया 2, अपना राइट आंसर होगा सी। अगर एक का ऋणात्मक मान पूछ ले, अगर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है तो ऋणात्मक मान कितना होगा 22, धनात्मक मान है ये, तो 2 धनात्मक मान है ये 2, ऋणात्मक मान कितना है 22। तो अपने अगर ऋणात्मक मान पूछे तो ऑप्शन में 22 दिया हुआ है माइनस का, तो 22 ही करेंगे अपने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज की भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। 41 से कुछ याद आया, एक ट्रिपलेट होता है 9, 40 एंड 41। अब 9 का जो विकर्ण होता है डायगोनल वो होता है 18, 40 का होता है 80 डायगोनल। ठीक है, पूछा क्या कि इसके विकर्णों की लंबाई 1/2 इंटू, तो इसका 9 इंटू 8 720 सेंटीमीटर, 720 वर्ग सेंटीमीटर हुआ ना, ये अपना फॉर्मूला सही जाता है। तो इसके विकर्णों की लंबाई पूछिए, विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई हो गई 18 प्लस 80 कितना हुआ 98 सेंटीमीटर। ये अगर अपने फॉर्मूले से करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाता कि d1 d2 बराबर 4a², इससे अपना क्या निकलता, ये सेंटीमीटर में दिया है, इससे विकर्ण निकालते हैं, फिर इसका क्षेत्रफल लगाते हैं, उसके बाद अपने विकर्णों की लंबाई निकलती, ये बहुत लेंथी हो जाता। ये इससे ये अपने इजी वे में सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगे होंगे। अगला प्रश्न है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। अब 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को अपने ये लिख सकते हैं ना 525 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर को अपने लिख सकते हैं 735 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर को 490 सेंटीमीटर। ठीक है, पूर्णतः अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं अपने। तो मिनिमम जो डिफरेंस होगा ना, इसमें मिनिमम डिफरेंस है वो 35 सेंटीमीटर है, तो अपना उत्तर यही होगा, पूर्णतः लंबाई को मापा जाना है 35 सेंटीमीटर, जो अपना उत्तर होगा आंसर सी होगा। अपना अगला प्रश्न है, यदि 493 में 29 का भाग 17 उत्तर आ रहा हो तो 4.93 भाग 0.0017 हो, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें आप यही बोलोगे सर कि 493 में भाग अपने दे दें 17 का, तो अपना उत्तर आ रहा है 29। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है 493.0017, तो 4 जीरो ऊपर जा रही है, 2 जीरो ऊपर है, तो अपना उत्तर क्या होगा 2 जीरो आएगा ना पीछे, तो अपना उत्तर सीधा ही बोलोगे ना 29 उत्तर होगा, डी 29 उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, पी और क्यू अकेले एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वह क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब जैसे पी और क्यू है, पी तो 9 दिन में करता है और क्यू करता है 12 दिन में, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हुआ 36। ठीक है, पी की क्षमता है 4 दिन, 4 करने का एक दिन में, और क्यू का कितना है 3 क्षमता है। तो अभी कह रहा है क्यू से शुरू करते हैं, पहले दिन काम किसने किया क्यू ने 3 काम किया, फिर दूसरे दिन कौन आएगा पी जो 4 काम करेगा। अब 2 दिन में काम कितना हुआ, 2 दिन में काम हुआ 7, 2 दिन में 7 काम हुआ, 36 काम करना है अपने को, तो 35 तक तो जा ही सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को,
मतलब 10 दिन में काम हुआ 35। अब अगली किसकी बारी है? क्योंकि ये काम करने आएगा, एक काम करेगा 1/3 दिन में। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 10 सही 1/3 दिन। अपना राइट आंसर होगा ए, 10 सही 1/3 दिन। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इस परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 था। कक्षा के सभी छात्रों का औसत क्या था? बॉय एंड गर्ल। बॉय कितने थे? 10। टोटल कितने छात्र? 25। तो यहाँ कितने रहेगी? गर्ल 15। अब ये कह रहे बॉय का प्राप्तांक था वो 15 था और सभी का औसत कितना था? 16.2। ठीक है, इसमें से घटाएंगे कितना होगा? 1.2। इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3। ये कितना मल्टीप्लाई है? 0.4। ठीक है, अभी इसका 0.4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा? 0.8। ये और ये मतलब 15 और 16.2, ये ज़्यादा था ये कम था, तो ये कम होगा ये ज़्यादा होगा। कितना कम होगा? 0.8 ज़्यादा होगा। तो 16.2 प्लस 0.8 कितना हुआ? 17। तो छात्रों का औसत क्या होगा? 17, और उत्तर होगा अपना बी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने में प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उससे उस वस्तु को कितने विक्रय मूल्य पर बेचना है? इसमें बहुत ईजी है, देखो कि 1500 रुपये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 1920 में बेचा। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है अपने को, तो दोनों का अनुपात बराबर होगा ना, कि भी बेचने पर हानि और लाभ बराबर है, तो इसको 1:1 हो गया ना, मतलब रेशियो दोनों बराबर है। तो इन रेशियो को जोड़ देंगे, कितना होगा? 2। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 420 के 2 सर, तो 1 बराबर कितना हुआ? 210। ठीक है, अब इसमें एक रेशियो जोड़ देंगे 1500 में। अपने 1500 में एक रेशियो जोड़ दिया, कितना हो गया? 210। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 1710। ये अपना होगा क्रय मूल्य। यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया 1710। अब आप कह रहे हो कि 10% लाभ अर्जित करना है, तो 1710 में 171 और जोड़ देंगे तो अपने हो गया 1881 रुपये। यही अपना उत्तर है, इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, सेक ए माइनस 10 ए प्लस 1 सेक ए माइनस 10 ए माइनस 1। मतलब ये तो पूरा पोर्शन हो गया ए, ये हो गया बी, ए प्लस बी हो गया। ये पूरा पोर्शन क्या है? ए माइनस बी। तो अपने इसी तरीके से करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो नहीं हो गया कि सेक ए माइनस 10 ए की होल स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये होगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं, अपने सॉल्व करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे रखेंगे अपने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे?
ये प्लस का एक काट दो, ये माइनस का एक कट गया, ठीक है। अब टेन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपने कि 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए, यहाँ से 2 टेन स्क्वायर कॉमन, 2 टेन ए कॉमन ले लिया, बचा गया अंदर टेन ए माइनस यहाँ बचा सेक ए, और ए यहाँ ये टेन ए बार ले लिया था, 2 कॉमन ले लिया था, तो ये अपने ऑप्शन में है ना 2 टेन ए माइनस सेक ए, अपना राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca का मान क्या होगा। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने ऑप्शन देख के करते हैं, यहाँ पे ये माइनस दे रखा है, तो या तो ए माइनस होगा या बी माइनस होगा, इन दोनों में से एक माइनस करना पड़ेगा अपने को, तभी तो यहाँ माइनस होगा ना। अब अपने ऑप्शन टेस्ट करते हैं कि ए माइनस बी माइनस सी, तो ये नहीं होगा, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा, तीनों पॉजिटिव में ये होता है, तो बचा कौन सा, ये डी, तो ये अपना ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये अपना राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं तो ऑप्शन टेस्ट पे होते हैं, अपने को ऑप्शन टेस्ट भी करना है साथ साथ में। अगला प्रश्न है राजीव एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो वह उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। अब राजीव है, ठीक है, राजीव कह रहा है कि उसने 20% अंक प्राप्त किए तो 25 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20% अंक लिया या 25 नंबर और चाहिए थे, फेल हो गया। अब वहीं कह रहे हैं कि 50% अंक प्राप्त कर लेता तो 20 अंक अधिक होते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे ना, 20 नंबर अधिक हो गए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यकता है, अब इन दोनों को कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, तो 30% बराबर 25 और 20 45, तो 100% बराबर कितना हुआ 150। अब 20%, 100 का 20%, 150 का 20% कितना होता है, 150 का 20%, 150 का 20% होता है 30, 25 अंक और ले आता तो पास हो जाता, तो कितने अंक उसको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 55, अपना राइट आंसर होगा सी, 55 नंबर ले आता तो पास हो जाता वो। अगला प्रश्न है 18 पेन को 360 रुपये में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा। अब अपने को पता है कि भाई कि 3 पेन की क्रय मूल्य, ठीक है, तो 3 पेन की हानि है, तो 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा तो वही 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस होगा ना, सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये कह रहा है तो 3 की तो हानि हो ही गई यहाँ पे, तो 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है तो वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा, तो SP बटा CP बराबर कितने हो गए, ये कट कर देंगे, ये 6 पे ये 5 पे, तो ये अपने हो गया 5/6। तो सेल कर रहे हैं अपने 5 वस्तुओं को बेच रहे हैं 360 पे, तो कॉस्टिंग प्राइस कितनी होगी 72 गुणा 6, कितना पेन है 18 पेन, तो इसको कट गए 18 × 4 72, तो 4 × 6 कितने हुए 2400 रुपये,
एक पेन का मूल्य कितना है? 24 रुपये। ऑप्शन हुआ सी राइट। अगला प्रश्न है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बना लेते हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बना लिया जी। क्यू इसमें 90 डिग्री है। क्यू ये 90 डिग्री क्यू हो गया। ये पी क्यू आर। पी क्यू 9 सेंटीमीटर है, क्यू आर 11 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कोट पी का मान क्या होगा? कोट पी बराबर होता है लंब बटा आधार। कोट पी बराबर लंब कितना है? 9, आधार कितना है? 11। तो ये अपना उत्तर। तो 9/11 राइट आंसर ए होगा अपना। अगला प्रश्न है, एक जीवा द्वारा वृत्त की दीर्घ चाप पर आंतरिक कोण 50 डिग्री है। उस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे अंतरित कोण कितना होगा? अब जैसे वृत्त बना लिया आपने, ठीक है जी। ये कह रहा है ये दीर्घ चाप बना दिया जीवा द्वारा। दीर्घ चाप का अंतरित कोण कितना बोल रहा है? 50 डिग्री। ठीक है, अब ये कह रहा है उस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे, ये केंद्र पे बना दिया जी। अब ये कोण कितना होगा? वृत्त के जीवा द्वारा जब भी वृत्त के केंद्र पे अंतरित कोण बनता है तो चाप द्वारा जो परिधि पे कोण बना उससे डबल ही होगा, ये 100 होगा। ठीक है जी, तो अपना उत्तर होगा 100 डिग्री।